हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक कॉमन बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूरोलॉजिकल इश्यूज। ये टॉपिक समझना ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि इस कंडीशंस को अक्सर फर्टिलिटी और टेस्टिकुलर हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। द नंबर वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ वेरिकोसील क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी मैनिफेस्टेशन कैसे होता है और ये किस किस पॉइंट पे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि व्हाट एग्जैक्टली इज ए टेस्टिकुलर वेरिकोसील या वेरिकोसील क्या होता है। वेरिकोसील जो होता है वो बेसिकली टेस्टिस के आसपास की जो वेन्स होती है इन एंड अराउंड, उसके एनलार्जमेंट या उसके फूल जाने को कहते हैं। जैसे हमारे लेग्स में वेरिकोज वेन बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्क्रोटम या टेस्टिस एरिया में ये वेन्स एनलार्ज हो जाते हैं और ये जनरली लेफ्ट साइड पे बहुत कॉमनली होता है क्योंकि वहाँ की वेन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी ज़्यादा अलग होती है। अब ये क्यों बनते हैं या कुछ ही पेशेंट्स में ये क्यों होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वेरिकोसील तब होता है जब स्क्रोटम्स की जो वेन होती है में ब्लड फ्लो उल्टा हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है, और ये वाल्व फेलियर की वजह से हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, या बहुत सारी स्टडीज़ को मैं समरी बताऊं तो 15 to 20% जो यंग मैन होते हैं में ये बहुत कंडीशन कॉमन होती है और उनमें से कुछ पेशेंट्स में ये फर्टिलिटी या पेन इशू का कारण बन सकते हैं। ये जो टेस्टिकुलर वेरिकोसील होता है, अब बात करते हैं कि वेरिकोसील के सिम्टम्स या मैनिफेस्टेशन किस तरह के होते हैं और इन किन मरीजों में जनरली यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पेन और दर्द होता है ये बहुत ही डल एकिंग पेन होता है जो कभी कभी हेवी एक्सरसाइज या लंबे स्टैंडिंग या खासकर उन मरीजों में जिनमें हाइट ज़्यादा होती है में कभी कभी बढ़ सकता है अगर वो लंबे समय तक खड़े हुए हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्टिलिटी इशू बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है वेरिकोसील के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टडीज़ ने सजेस्ट किया है कि अगर वेरिकोसील स्पर्म क्वालिटी एंड द क्वांटिटी दोनों को अफेक्ट करता है। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशंस की अगर हम बात करें तो उनके गाइडलाइन के हिसाब से वेरिकोसील स्पर्म काउंट यानी स्पर्म के नंबर और उसकी क्वालिटी स्पेशली मोटिलिटी को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि ट्रीटेड पेशेंट्स में स्पर्म की क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव होती है जो फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जनरली आफ्टर द सर्जरी फॉर द वेरिकोसील कम से कम ये 3 से 6 महीने में ये अपरेंट होती है। नाउ द थर्ड कॉमन मैनिफेस्टेशन इज टेस्टिकुलर एट्रोफी, यानी कि कुछ पेशेंट में टेस्टिल का साइज़ इन वेरिकोसील के होने की वजह से काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि उनकी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। अगर वेरिकोसील अनट्रीटेड रहता है तो टेस्टिकुलर टिश्यू डैमेज होने का भी खतरा रहता है और ये मेनली श्रिंकेज या एट्रोफी के लीड के कारण हो सकता है। अब जो अगला इसका सेक्शन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन इज सर्जिकल ट्रीटमेंट नीडेड, या सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ सकती है। तो वेरिकोसील के लिए सर्जरी की ज़रूरत कब होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। द बेंचमार्क इज सर्जरी इज़ नॉट एडवाइजेबल इन ऑल द केसेस, क्योंकि माइल्ड वेरिकोसील जनरली बहुत सारे मरीजों में नॉर्मली पाया जाता है। अगर मैं गाइडलाइन की बात करूं तो अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो हैं जिसमें सर्जरी को कंसिडर करना चाहिए या सर्जरी इंडिकेटेड होती है। पहला जो मेन इशू है जिसमें हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं वो होता है इनफर्टिलिटी। अगर पेशेंट को फर्टिलिटी इशू है और उसके स्पर्म एनालिसिस एबनॉर्मल है, जैसे मैंने बताया कि नंबर्स कम हैं या मोटिलिटी अफेक्टेड है, तब वेरिकोसील रिपेयर करना रिकमेंडेड है। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि सर्जिकल रिपेयर के बाद फर्टिलिटी आउटकम्स काफ़ी इंप्रूव होते हैं ऐसे पेशेंट्स में। पेन अगर लंबे समय तक, दूसरा जो इंडिकेशन सर्जरी का बनता है वो अगर लंबे समय तक क्रॉनिक और खैल्जिया जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में अगर वेरिकोसील है दैट कुड बी ए रीज़न कि लंबे समय तक ये क्रॉनिक स्क्रोटल पेन या क्रॉनिक और कैल्जिया होगा, तो ऐसे में सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन है। नाउ द थर्ड मेजर ऑप्शन इज टेस्टिकुलर एट्रोफी। इसमें हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं अगर ये टेस्टिकुलर का साइज़ नोटिसेबली छोटा हो गया एज़ कम्पेयर टू द अदर टेस्टिस, तो वेरिकोसील को सर्जिकल रिपेयर करना जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ। ये स्टेप प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे लिया जाता है ताकि फर्दर डैमेज ना हो सके और टेस्टिकुलर हेल्थ बनी रहे, खासकर अगर दोनों टेस्टिस के बीच में साइज डिस्क्रिपेंसी है। नाउ देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसकी सर्जरी बहुत तरीके से की जाती है और सर्जरी की अगर बात करें तो कुछ सर्जिकल ऑप्शंस बहुत ही कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट सर्जिकल जिसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं वो है माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी। ये हम एक तरह से बोलते हैं तो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसमें माइक्रोस्कोप की वजह से हम किया जाता है और वेन
को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे ताकि उसमें ब्लड फ्लो ना हो। ये टेक्निक एक सर्जिकल माइक्रोस्कोप की तरह किया जाता है और काफ़ी सेफ और इफेक्टिव, और इसके कॉम्प्लिकेशन रेट और रिकरेंस रेट जो वेरिकोसील का होता है उसमें काफ़ी कम होते हैं। दूसरा अप्रोच होता है थ्रू लैप्रोस्कोपिक टेक्निक। ये मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें कैमरा और स्मॉल इंस्ट्रूमेंट से कुछ छोटे छोटे पेट में छेद किए जाते हैं। ये भी उसी तरह माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी की काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और इसमें इसके रिजल्ट्स भी और रिकरेंस रेट भी बहुत कम है। परकुटेनियस एम्बोलाइजेशन से एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन है जिसको हम थर्ड पोजीशन पर डालते हैं, एंड इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीबडी। ये एक नॉन सर्जिकल टेक्निक है जिसमें वेन को एम्बोलाइज कर दिया जाता है, एंड दीज आर डन विद द इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, यानी ब्लॉक कर दिया जाता है। ये जनरली सेलेक्टेड केसेस में ही रिकमेंडेड है। नाउ व्हाट आर द साइंटिफिक रिजल्ट्स एंड आउटकम ऑफ दीज काइंड ऑफ सर्जरी? सो साइंटिफिक लिटरेचर में ये देखा गया है कि वेरिकोसील रिपेयर के बाद 50 to 60% केसेस में स्पर्म्स के पैरामीटर्स इंप्रूव होते हैं, और 30 to 40% केसेस में कपल प्रेगनेंसी अचीव कर पाता है। ये स्टैटिस्टिक, ये जो मैं स्टैट आपको बता रहा हूँ, एविडेंस है कि राइट केस में सर्जरी बेनिफिशियल हो सकती है। जैसे मैंने पहले बताया, एवरी पेशेंट्स विद द वेरिकोसील को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ सबसेट ऑफ पेशेंट्स जिनमें सर्जरी रिकमेंडेड होती है। AUA गाइडलाइन जो अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन गाइडलाइन और उसके रिसेंट यूरोलॉजिकल स्टडीज से इस बात को सपोर्ट करती है कि वेरिकोसील सर्जरी अगर केयरफुली सेलेक्टेड केसेस में करनी चाहिए और अननेसेसरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी मतलब जिसमें इंडिकेशन ना हो उसमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माइल्ड केसेस में सर्जरी का उतना सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू रिगार्डिंग टेस्टिकुलर वेरिकोसील के बारे में, जो बहुत ही कॉमन कंडीशंस हैं, इनके सिम्टम्स के बारे में और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में और सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। अगर आप या आपके किसी फ्रेंड को सिमिलर सिम्टम्स फील होते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसमें सर्जरी की करने की ज़रूरत है या नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अननेसेसरी जब हम सर्जरीज़ या बिना सर्जिकल इंडिकेशन के अगर हम सर्जरीज करेंगे तो उसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेस्टिकुलर वेरिकोसील, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तब तक के लिए अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।